नमस्कार आप सभी को। आप सब लोग मुझे बताना कि वॉइस और वीडियो क्वालिटी ठीक आ रही है, तो फिर हम स्टार्ट करेंगे। नमस्ते तरुण यादव जी। जय हो रवि शर्मा जी। गुड इवनिंग विकास नरवाल जी। नमस्ते आज़ाद सिंह अक्कन जी। आप प्लीज़ मुझे, ठीक है, थैंक यू वेरी मच तरुण यादव जी। आज हम एक बहुत अहम मुद्दे पे बात करने वाले हैं। क्या आप लोग जानते हैं कि श्रम कानून में बदलाव हो गया है? हेलो अब्बास, गुड इवनिंग अमित लांबा जी। थैंक यू तरुण यादव जी। हाय अबरार अहमद जी। नमस्ते नंदलाल बहार जी। मोहन शर्मा जी, जय हो। नवीन प्रकाश जी, गुड इवनिंग। रवि शर्मा जी, थैंक यू वेरी मच। आज़ाद सिंह अटकन, थैंक यू वेरी मच। रविंद्र रावत, गुड इवनिंग। मेरी सबको गुड इवनिंग, राम राम, हेलो, हाय, सब कुछ है। हम शुरू करते हैं, मुद्दे पे आते हैं सीधा। श्रम कानून, लेबर लॉ में बहुत बड़ा बदलाव हुआ है बहुत बड़े बड़े राज्यों में, जिसका पता ज़्यादा लोगों को नहीं चला क्योंकि इसे मीडिया ने उठाया नहीं ज़्यादा, और ये चुपचाप लॉ बदल कर और प्रक्रिया आगे बढ़ा दी गई। जिनके लिए ये लॉ बदला गया, जो कि श्रमिक और मज़दूर हैं, उन्हें पता ही नहीं कि क्या चेंजेस हुए हैं। उन्हें बंधुआ बनाने की तैयारी पूरी कर ली गई है, बॉन्डेड लेबर की तैयारी कर ली गई है। जो सालों के इनके आंदोलन के द्वारा स्वयं के लिए अर्जित जो राइट्स थे, वो एक तरीके से निलंबित कर दिए गए हैं 3 साल के लिए, कई जगह 1000 दिनों के लिए, कई जगह 1200 दिनों के लिए। 3 साल बहुत लंबा पीरियड होता है, इंसान वैसे ही जीना सीख लेता है, राइट। तो कोरोना क्या बहाना हो गया है शोषितों का और शोषण करने का? जो शोषित वर्ग है कोरोना के समय कौन है? गरीब तबका है सबसे ज्यादा शोषित। गरीबों में भी कौन? मजदूर, श्रमिक, और मजदूर श्रमिकों में भी कौन? माइग्रेंट लेबर्स, जो दूसरे प्रदेशों में जाके श्रम कर रहे थे और जिन्हें पैदल यात्रा करके बड़ी मुश्किलों से अपने अपने प्रदेशों में पहुंचना पड़ा। ठीक, तो कोरोना तो शायद बहाना बन गया है। ये नया जो श्रम कानून में जो बदलाव आए हैं, जो संशोधन हुए हैं, वो यूपी, मध्य प्रदेश, गुजरात, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटका जैसे राज्यों में हुए हैं, और मुझे पूरा यकीन है हरियाणा भी इसे करेगा, राइट। तो नया श्रम कानून क्या कहता है? नए श्रम कानून में बहुत ज़्यादा कड़े निर्मम नियम बना दिए गए हैं। पहला, अब 8 घंटे की बजाय 12 घंटे काम करना पड़ेगा। दूसरा, आपका मालिक, फैक्ट्री मालिक, जब भी चाहे आपको बाहर निकाल सकता है, जब भी चाहे आपकी जगह किसी और को नौकरी रख सकता है, और हायर एंड फायर पॉलिसी, और आप इसकी शिकायत जाके कहीं भी नहीं कर सकते हैं, आपकी कोई सुनवाई नहीं होगी कहीं पर भी। तीसरी चीज, मिनिमम वेजेस जैसी चीज को समाप्त कर दिया गया है कई जगह पर। मिनिमम वेज क्या होता है? एक्चुअली वेजेस की 3 टाइप होती हैं, मैं शॉर्ट में बता देती हूँ। एक होता है मिनिमम वेज, जीवित रहने के लिए कम से कम न्यूनतम मूल्य जो मिलता है दिहाड़ी करने का, उसे बोलते हैं मिनिमम वेज। दूसरा होता है फेयर वेज, कि आपको न्यूनतम से थोड़ा सा ज्यादा मिल गया कि आप अपने बच्चों का थोड़ा देख सकें, एजुकेशन वगैरह। और तीसरा होता है फेयर वेज, उसमें क्या होता है कि आप कभी 2-3-4 महीनों में कुछ एंटरटेनमेंट के लिए भी कर सके, कि अपने बीवी बच्चों को लेके कहीं घूमने चले गए या कहीं मूवी दिखाने चले गए शहर में ही। तो मिनिमम वेज का जो प्रावधान था, जो न्यूनतम मूल्य केवल जीने के लिए, रोटी खाने के लिए चाहिए था, वो भी खत्म कर दिया गया है। मतलब ये है कि उद्योगपति अब जितने पैसे में चाहेंगे उतने पैसों में मजदूरों से काम करवा सकते हैं। यदि एक मजदूर को कहेंगे कि भाई तू 100 रुपए में काम कर एक दिन मेरे लिए 12 घंटे के लिए, यदि मजदूर मना करता है तो उसको कह देंगे बाहर निकल। दूसरे वाले कहेंगे भाई तू बोल 100 में करेगा कि नहीं करेगा।
उसको तो आगे 90 रुपए में भी काम करने वाला मिल जाएगा, 80 रुपए में भी काम करने वाला मिल जाएगा। आप समझ रहे हैं इस चीज को? क्योंकि मजदूरों को काम की जरूरत है, भूखे मर रहे हैं कोरोना काल में, राइट। तो जितने जो ये अधिकार अर्जित किए थे, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है वो खुद कहती है कि 8 घंटे काम करना चाहिए। हम इंटरनेशनल लेबर कन्वेंशन से बाध्य हैं, उसके बावजूद हमने ऐसा किया है। इसके बाद कोई इंस्पेक्शन नहीं होगी, और भारतीय मजदूर संघ के तो अस्तित्व को ही जैसे झकझोर दिया है। किसको जाके, जब इंस्पेक्शन ही नहीं होगी, आप कुछ वहां पे कीजिए, आप अपनी फैक्ट्री में कितना ही कुछ कीजिए मजदूर के साथ, मजदूर जाके किसी को नहीं बोल सकता है। उसके बाद जिसके लिए कानून बनाए उसको पता ही नहीं है। मजदूरों को क्या पता है ऐसा का? हमें नहीं पता, हम लोगों को ही बहुत लेट पता चला है। आई एम श्योर आप में से काफी लोगों को नहीं पता चला होगा। और कैसे पता चलता है? अखबार के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, मीडिया में क्या चल रहा है, आप समझ सकते हैं ना इस चीज को। खैर, तर्क क्या दिया जा रहा है? तर्क दिया जा रहा है कि अर्थव्यवस्था का पहिया घुमाने के लिए ऐसे बदलाव बहुत ज्यादा जरूरी हैं। मुझे कोई ये बताए कि मजदूरों का शोषण करके जीडीपी कैसे बढ़ेगी? कैसे बढ़ेगी जीडीपी उनका शोषण करके? आज के दिन कौन सा ऐसा उद्योगपति है जो अपना कारखाना खोलना नहीं चाहता, और कौन सा ऐसा मजदूर है जो भाग के काम नहीं करना चाहता? ये कहते हैं एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा। मैं कहती हूं कि जितने मजदूर ऑलरेडी हैं और 27% जिनकी नौकरियां चली गई हैं वो काम करने के लिए तैयार हैं। और यहाँ पे केवल मैं निचले तबके के मजदूरों की ही बात नहीं कर रही हूँ, व्हाइट कॉलर जॉब्स, प्राइवेट जॉब्स की बात कर रही हूँ। यू कैन नॉट गो एनीवेयर, हायर एंड फायर पॉलिसी लग चुकी है बहुत सारे राज्यों में। यदि आप उनके हिसाब से काम नहीं करेंगे, उनके दिए वेजेस पे काम नहीं करेंगे तो आपको निकाल दिया जाएगा। आप कहीं जाके कुछ नहीं कर सकते हैं, केस वेस कुछ नहीं कर सकते हैं। खैर, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, मुझे हंसी आ रही है इस तर्क पे। क्या एम्प्लॉयमेंट जनरेशन? ऑलरेडी भूखे प्यासे बैठे हैं, काम करने के लिए तैयार बैठे हैं वो लोग। अच्छा, एक और चीज आप जानते हैं, वैश्विक इकाइयां लगाने के लिए भारत सरकार ने 33,000 हेक्टेयर जमीन का चुनाव भी कर लिया है पूरे भारत में, कि कहां पे अगर विश्व से कंपनीज आती हैं तो कहां पे लगाई जाएंगी। इसके बाद नए प्रोजेक्ट्स को 7 दिन में जमीन का आवंटन कर दिया जाएगा, ये बात भी है। ये रिफॉर्म को कहते हैं, इसको, ये जो लेबर रिफॉर्म इन्होंने किया है, इसको मतलब रिफॉर्म क्या होता है? रिफॉर्म होता है सुधार। ये किस एंगल से सुधार है? ये किस एंगल से गरीबों की, मजदूरों की चिंता दिखाकर उनके लिए कुछ, उनके संरक्षण के लिए कुछ किया गया है? ये सुधार नहीं है, ये बिगाड़ है। ये चुनौती है श्रम कल्याण मंत्रालय को। उसका नाम श्रम कल्याण मंत्रालय नहीं होना चाहिए, उसका नाम होना चाहिए उद्योग और उद्योगपति कल्याण मंत्रालय, क्योंकि यहाँ श्रमिकों का कल्याण थोड़े हो रहा है, यहाँ तो उद्योगपतियों का कल्याण हो रहा है। उसके बाद जो कानून थोड़े बहुत मजदूरों के पक्ष में बात करते थे वो सब हटा दिए जा रहे हैं धीरे धीरे करके। पहले इम्प्लीमेंटेशन इनकी होती नहीं थी, बहुत कम होती थी, अब इम्प्लीमेंटेशन की चिंता ही गायब हो चुकी है। अब तो इनकी उद्योगपतियों की मनमानी चलनी है, टोटल मनमानी चलेगी, टोटल एक तरफा मनमानी, कि भाई काम करना है कर, नहीं तो दफाओ, क्योंकि उसकी इंस्पेक्शन करने वाला कोई नहीं है, उसके पीछे ट्रेड यूनियन नहीं खड़ी, कुछ नहीं होगा, भारतीय मजदूर संघ नहीं है। और किस टाइम पे लेके आए? कोरोना टाइम पे। कोई उसके खिलाफ सड़क पे उतर के प्रोटेस्ट नहीं कर सकता है, किसी को पता नहीं है। एनीवेज, अब यहाँ पे मैं आपको 2-3 और तथ्य बड़े इंपॉर्टेंट बताऊंगी। वो ये है, कर्नाटक में मजदूरों के लिए जो ट्रेन चलाई जा रही थी शुरुआत में, वो रद्द कर दी गई थी। येडियूरप्पा जी मिले थे कुछ बिल्डर्स से, तो उन्होंने कहा कि ये मजदूर भी चले गए तो काम कौन करेगा, तो उन्होंने ट्रेन रद्द करवा दी। आप ये समझिए कि कोई अपने घर जाना चाहता हो, उसे जबरदस्ती रोक लिया गया कि तुम जा नहीं सकते हो। गुजरात में क्या कहा कि यदि काम पर वापस नहीं लौटे तो तुम्हारे खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। इसे क्या कहते हैं? इसे बॉन्डेड लेबर कहा जाएगा, इसे बंधुआगिरी कहा जाएगा। एनीवेज, मिनिमम वेज खत्म करने का मतलब ही ये है सीधा सीधा कि पूंजीपतियों के हाथों तुम्हें छोड़ दिया है। तुमसे चाहे 10 रुपए में काम करवाएं, चाहे 50 में करवाएं, चाहे 100 में करवाएं, चाहे कितने में करवाएं, तुम नहीं करोगे किसी और को उठा लेंगे, और मजबूरी में करना पड़ेगा, भूखे पेट रहते हुए करना पड़ेगा। क्यों? बच्चे भूखे हैं,
परिवार भूखा है, कहीं ना कहीं से तो चाहिए ना पैसे, तो करेगा, गालियां खा के भी करेगा। 8 घंटे काम करता था, 12 घंटे करेगा। अब आप ये सोचो कि 16 घंटे की शिफ्ट होती है ना, 12 घंटे के लिए इंडस्ट्रियलिस्ट एक जने को रखेगा और 4 घंटे के लिए दूसरे को। क्या गारंटी है कि 12 के 16 घंटे नहीं कर दिए जाएंगे? कौन देखने आ रहा है, कौन इंस्पेक्शन कर रहा है? इंस्पेक्शन के तो सारे राइट्स छीन लिए ना, कोई तो इंस्पेक्शन कर नहीं सकता वहां पे आके। अच्छा, इसके बाद पूरी दुनिया में मजदूरों के लिए रिलीफ पैकेजेस दिए जा रहे हैं। आज भी मैंने 4 बजे बैठकर निर्मला सीतारमण जी की, हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उनकी पूरी स्पीच सुनी और उसका भी मैं यहाँ पे विश्लेषण करने वाली हूँ। खैर, सारे विश्व में मजदूरों के हितों की बात हो रही है। भारत में कानून सस्पेंड किए जा रहे हैं। यूपी में क्या हुआ है, अब मैं एक एक स्टेट पकड़ती हूँ। यूपी में 38 में से 35 कानून सस्पेंड कर दिए गए हैं। 35 कानून। न्यूनतम मजदूरी कानून सस्पेंड कर दिया गया है, वेतन भुगतान कानून कर दिया गया, बोनस भुगतान कानून कर दिया गया, औद्योगिक विवाद, काम की सुरक्षा, मजदूरों के स्वास्थ्य, ट्रेड यूनियन से जुड़े कानून बदल दिए गए हैं, ठेके पे काम करने वाले और प्रवासी मजदूरों से जुड़े कानून बदल दिए गए हैं, माइग्रेंट लेबरर्स कानून बदल दिए गए हैं। ये एक साथ बहुत बड़ा तीखा प्रहार है इस वर्ग के ऊपर। आप ये देखिए, 1942 में बी.आर. अंबेडकर जी काफी लड़ाई के बाद श्रम कानून लेके आए थे। श्रम कानून क्या कहता था कि 8 घंटे का लेबर काम करेगा, 12-14 घंटे आप नहीं करवाओगे। ये 1942 में वो लेके आए थे इनके लिए। वो तो एक मिनट में सस्पेंड हो गया ना। मध्य प्रदेश की बात कर रही हूं, 8 से 12 घंटे बढ़ा दिए हैं, पर मजदूरी सेम रहेगी, मजदूरी बढ़ेगी नहीं। शॉप्स एंड इस्टेब्लिशमेंट एक्ट के अंतर्गत मजदूरों के काम करने के घंटे हो गए हैं 18 घंटे काम करेंगे। और सेक्शन 25 को छोड़ के सारे कानूनों को एक झटके में समाप्त कर दिया गया है। मजदूरों की आइडेंटिटी खत्म हो गई है। क्यों, कैसे? उनका रजिस्टर नहीं लगा होगा, कोई पे रजिस्टर नहीं है, कोई अटेंडेंस रजिस्टर नहीं है, कुछ नहीं है। जब रिकॉर्ड ही नहीं कुछ रहेगा तो रिकॉर्ड इंस्पेक्शन खत्म होगी। तो पहले की तुलना में बहुत ही अराजकता फैलने के बहुत ज्यादा भारी चांसेस हैं। गुजरात में जो कंपनी देश विदेश से आती हैं उद्योग के लिए, 1200 दिनों तक के लिए उनको श्रम कानून से मुक्ति मिलेगी। पूरे श्रम कानून से किसी को भी कभी भी निकाल, ये उद्योगपति की पूरी टोटली मर्जी पे रहेगा। इंटरनेशनल लॉ, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का मैंने आपको बताया था कि ये क्या कहते हैं कि 8 घंटे काम करना है। यदि 8 घंटे से आप थोड़ा सा भी टाइम ऊपर काम करवाते हो तो आपको डबल सैलरी देनी पड़ेगी, जो पर पूरा टोटल फेल कर दिया। और जबकि हम उस कन्वेंशन के पार्ट हैं, और मिनिमम वेजेस का भी है इसमें मालिक को फायदा है, पूरा मजदूर सफर करने वाला है। पता नहीं इसमें लेबर रिफॉर्म्स इसका नाम क्यों दिया। इसके बाद इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन एक और चीज बोलती है, यदि आप ज्यादा देर तक काम करवाते हो तो लेबर की एफिशिएंसी घटती है, इनएफिशिएंसी बढ़ती है, उसकी सेहत पे असर पड़ता है, उसके काम पे असर पड़ता है, उसकी फैटीग बढ़ती है, मतलब टायर्ड, थक जाता है, थकान महसूस होती है। तो लाइफ वर्क बैलेंस पूरा टोटली हिल जाता है। तो इस चीज का ध्यान रखें। लेकिन हम तो क्या ध्यान रख रहे हैं, हम तो ये कर रहे हैं। महाराष्ट्र में क्या किया है कि 2 शिफ्ट्स 30 जून तक 12-12 घंटे की रहेगी। ओवर टाइम मजदूरी के हिसाब से मिलेगा। हफ्ते में कम से कम 60 घंटे काम करना पड़ेगा। और मैं आपको बता दूं, उड़ीसा में 3 महीनों के लिए 12-12 घंटे काम करना पड़ेगा। 72 घंटे से अधिक काम नहीं कर सकते हैं। 6 घंटे के बाद 1 घंटे का रेस्ट मिलेगा। श्रम कानून में ये बदलाव थोड़े कर दिए, सब कुछ बदलाव ऐसे होते हैं क्या। इसके बाद पंजाब में जो 1 मई को न्यूनतम मजदूरी बढ़ाकर सरकार ने वाहवाही लूटी थी, उसको वापस ले लिया गया है। न्यूनतम मजदूरी में जो बढ़ावा किया गया था उसको पंजाब सरकार वापस ले चुकी है। अब यहाँ थोड़ा सा मैथ समझते हैं। बिजनेस क्या होता है? बिजनेस जैसे कॉर्पोरेट्स लोन लेते हैं, ठीक है, और सरकार लोन देती है। अब सरकार लोन देती है, मान लो सरकार ने दिया 100 रुपए का लोन, तो उस लोन के ऊपर सब्सिडी मिलती है। मतलब जिस बिजनेसमैन ने लोन लिया है उसको 75 रुपए ही वापस करने हैं, 100 रुपए नहीं करने। ठीक, अब उसने ले लिया, मान लो वो वापस नहीं कर पाया तो वो एनपीए में चला गया, नॉन परफॉर्मिंग एसेट में। ठीक है, जनता का पैसा होता है लोन, ये भी बात आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद
टैक्स सब्सिडी मिलती है, टैक्स हॉलीडेज मिलता है, ये सारी जितनी छूट मिलती है, आपने 100 रुपये का लोन लिया, 75 भरना है, एनपी में चला गया, या फिर टैक्स सब्सिडी मिल गई, टैक्स हॉलीडेज मिल गए, और भी कम आता चला गया, ये सारे फायदे किसके लिए हैं? मजदूरों के लिए तो है नहीं, ये तो कैपिटलिस्ट उद्योगपतियों के लिए हैं बड़े बड़े, राइट। तो जो सदियों का आंदोलन करके पूरे विश्व में सारे श्रमिक, सारे मजदूर ये अपने अधिकार लेकर आए, छीन कर लाए, उसको आपने एकदम समाप्त कर दिया, एकदम खत्म कर दिया। इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट अंडर आर्टिकल 39 सस्पेंड कर चुके हैं। इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट क्या होता था कि महिला और पुरुष यदि समान काम कर रहे हैं, समान घंटे कर रहे हैं, तो उनको वेतन भी समान मिलना चाहिए। ये यूपी सरकार खत्म कर चुकी है। क्या मतलब इसका, क्या औचित्य, इससे क्या एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा? कोविड-19 के नाम पर यूपी में काफी चीजें हुई हैं। फैक्ट्रीज एक्ट समाप्त कर दिया। अब ये देखिए कितना बड़ा विरोधाभास है। फैक्ट्रीज एक्ट क्या होता है? फैक्ट्रीज एक्ट होता है कि काम करने की जगह पे साफ सफाई होनी चाहिए, साफ पीने का पानी मिलना चाहिए, बच्चों के लिए क्रैच होनी चाहिए, पूरी सफाई का पूरे अच्छे से ध्यान रखना चाहिए, एक अच्छी रोशनी होनी चाहिए, वहां पे अच्छे हवादार फैक्ट्री होनी चाहिए ताकि वो बीमार ना पड़े, राइट। फैक्ट्रीज एक्ट सस्पेंड कर दिया। एक जगह आप कहते हो कि सैनिटाइज करो, बार बार साबुन से हाथ धो, साफ सुथरे रहो, हाइजीनिक कंडीशंस में रहो, उसके बाद आप खुद फैक्ट्रीज एक्ट सस्पेंड कर देते हो जो साफ सफाई का ध्यान रखता है। इससे क्या एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो रहा है, या क्या इससे अर्थव्यवस्था का पहिया घूम रहा है? मुझे तो समझ नहीं आ रहा। और ये चीजें छुपाई जा रही हैं सबसे, ना मीडिया दिखा रहा, ना अखबार दिखा रहा, ना कुछ है। आप समझें इस चीज को। ग्लोबल कंपनीज भी कहती हैं एथिकल लेबर जो हैं रूल्स फॉलो किए जाएं, वो भी नहीं है, ऐसा कुछ भी करते हैं जो हमारे इंडिया में अलग ही चीजें चलती रहती हैं। हम तो अलग ही लेवल पे हैं हम लोग। तो इसका मतलब ये हुआ मजदूर को किसी भी गंदी, गलीज, सड़ी जगह पर काम करने को मजबूर किया जा सकता है। बेशक अंधेरी जगह हो, डैम्प हो, वहां पर स्वच्छ पीने का पानी ना हो, वहां पर प्रॉपर लाइट ना हो, प्रॉपर हवा ना हो, तो भी मजदूर शिकायत नहीं कर सकता है, श्रमिक शिकायत नहीं करता है। फैक्ट्रीज एक्ट सस्पेंड करने का ये मतलब है। इसके बाद अब आप एक और चीज इसमें सुनिए। 1957 में आया था माइंस एक्ट, मैक्सिमम टाइम थे 10 आवर्स। 1966 में बीड़ी सिगार एक्ट आया था, उसमें भी 10 आवर्स। प्लांटेशन लेबर एक्ट आया था 10 आवर्स। लेबर्स एक्ट आया था 8 आवर्स। करोड़ों लोग जॉबलेस हो चुके हैं। 27% जॉब्स जा चुकी हैं कोरोना काल में ही। अब ये लोग ऑलरेडी 10-10 घंटे काम करते थे, अब इनसे आप 12-12 घंटे काम कराओगे, 14-14, 16-16 घंटे पहुंचेंगे, क्योंकि शिकायत करने के लिए तो कोई जगह है ही नहीं। कहाँ जाएंगे ये लोग, क्या करेंगे ये लोग? और इंडस्ट्रियलिस्ट तो एक लगाने से रहा, जो आदमी 10 घंटे पहले काम करवा रहा था वो 12 घंटे करवाएगा, वो 14-16 घंटे भी खींच देगा। क्यों? वो 4 घंटे के लिए नए मजदूर को तो लेके आएगा नहीं, वो 16 घंटे तक। तो उस बेचारे मजदूर की फटीग कितनी हो जाएगी, उसको सोने को कितना मिलेगा, उसकी सेहत पे कितना असर होएगा, और जैसे बेचारे की सेहत थोड़ी सी डाउन होगी उसको निकाल के दूसरे को ले लेंगे। ये पूरी ना एक फील्ड खत्म कर दी गई है, लेबर लॉ वाली पूरी लेबर लॉ के ऊपर कोई कुछ बोल ही नहीं पाएगा। और यही चीज़ हरियाणा में लागू होएगी, आप देखते रहना। जिस दिन होगी उस दिन मैं यहाँ पोस्ट करके बता दूंगी। एनीवेज, एक और चीज़ मैं आपको बताती हूँ जो मैं फील करती हूँ। माफ़ कीजिएगा, मैं थोड़ी पॉलिटिकल स्टेटमेंट देने वाली हूँ। वो ये है कि ये अटल बिहारी जी की भाजपा नहीं है। मैं उनकी बहुत इज्जत करती थी, बहुत सम्मान करती थी, बहुत कविताएं उनकी पढ़ी है, लेकिन वो रही नहीं। मजदूरों के लिए बहुत बेरहम व्यवस्था का इंतज़ाम कर दिया गया है, बॉन्डेड लेबर का इंतज़ाम कर दिया गया है, उन्हें स्लेव बनाने का इंतज़ाम कर दिया गया है, बंधुआ बनाने का इंतज़ाम कर दिया गया है। हम एक बंधुआगिरी की साइड चल चुके हैं। धीरे धीरे एक वर्ग आप पकड़ लीजिए क्या हो रहा है उनके साथ, बातें क्या हो रही है और धरातल पे क्या हो रहा है आप खुद देखिए। बातें कितने लाख करोड़, 1000 करोड़ ये सब हुई हैं, आपकी जेब में कितना आया है? आपका जीवन कैसे सरल हुआ है? मैं अपने से देखती हूँ, मेरा जीवन कैसे सरल हुआ है। यहां से सरकार की खामियां या उपलब्धि आप खुद पता लगा सकते हैं, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। 1 मई को मजदूर दिवस मनाया गया।
हमारे प्रधानमंत्री जी की भी फोटो आई, बाबा साहब अम्बेडकर को, वो झुक के प्रणाम कर रहे हैं, सब कुछ। उसके बाद श्रमिकों के साथ ऐसा, यदि आप उनकी इज्जत करते तो आप उनके बनाए लॉ की भी तो इज्जत करते कि 8 घंटे। हालांकि लेबर लॉ कॉन्करेंट लिस्ट का सब्जेक्ट है और स्टेट्स इसे लागू कर रहे हैं अलग अलग, लेकिन स्टेट्स नोड के लिए सेंटर के पास भेज रहे हैं और सेंटर नोड दे रहा है, ये भी बात है। यूपी के श्रम मंत्री ने एक स्टेटमेंट कही, वो पढ़ना चाहूंगी। इस कानून से मजदूरों के हितों और अधिकारों पर कोई संकट नहीं आएगा। संकट नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा? ये तो संकट ही संकट है, ये तो पूरा पूरा। उसके बाद कोरोना एक बहुत बढ़िया बहाना मिल गया है सरकार को। ह्यूमन राइट्स को पूरे अच्छे तरीके से रौंद सकते हैं, मजदूरों के हितों को ख़त्म कर सकते हैं, किसी के पैसे रोकने और रोक सकते हैं, किसी चीज़ के सेक्टर के पैसे किसी और सेक्टर में डालने और डाल सकते हैं, बेल पैकेजेस दे सकते हैं। आज हमने 4 बजे फिनमिन का भाषण सुना, उसमें हैरान रह गई, ईपीएफ को 10,000 करोड़ रुपए देने की क्या ज़रूरत है, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड, कि सरकार उनके भविष्य में यूज़ होने वाले पैसे डाल रही है 10-10%, 12-12% के हिसाब से। क्या औचित्य इस टाइम पे? कुछ औचित्य बनता है। असुरक्षित कार्यस्थलों की अनुमति दे दी, राइट। श्रमिकों का अधिकार रौंदने का हमें बहाना मिल गया, पूंजीपतियों को श्रमिकों को शोषण करने का बहाना मिल गया, इंसान को इंसान ना समझने का बहाना मिल चुका है, बहुत बढ़िया। राइट टू डिग्निटी है एक, आर्टिकल 21 के अंडर आता है। राइट टू डिग्निटी, राइट टू लाइफ है आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 अमेंडमेंट 44 हुआ था। अमेंडमेंट 44 ये कहता है कि यदि नेशनल इमरजेंसी भी आ जाए तो भी आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड राइट टू डिग्निटी को सस्पेंड नहीं किया जा सकता है। हमारे देश में नेशनल इमरजेंसी लागू नहीं हुई, अगर हो भी जाए तो भी राइट टू डिग्निटी नहीं जा सकता, राइट टू लाइफ नहीं जा सकता। आपने तो इनकी डिग्निटी छीन ली मजदूरों की, उन्हें पता ही नहीं, श्रमिकों को पता ही नहीं। क्या इनकी डिग्निटी छीनने के बराबर नहीं है? कोई फैक्ट्री मालिक किसी के साथ कैसा ही शोषण क्यों ना कर दे, वो कहीं जा नहीं सकता, बेचारा बोल नहीं सकता, क्या उसकी डिग्निटी इफेक्ट नहीं हुई? उसका फंडामेंटल राइट 21, आर्टिकल 21 पूरा पूरा इफेक्ट हो गया, पर वो कुछ नहीं कह सकता, कहीं नहीं जा सकता। क्या जबरदस्त संशोधन है। देश के गरीबों, मजदूरों, किसानों, मजलूमों के प्रति सरकार कितनी चिंतित है, ये आप भाषणों से आकलन ना कीजिए, ये आप आकलन कीजिए जो धरातल पे हो रहा है उससे। मुझे लगता है जन जागरूकता अभियान की बहुत ज्यादा जरूरत है, किसान वर्ग के लिए, मजदूर वर्ग के लिए देशव्यापी खड़े होना चाहिए, देखना चाहिए हो क्या रहा है और लोगों को बोलना चाहिए। बोलते नहीं है हम लोग स्मार्ट भी तो नहीं है ना, कहाँ है हम लोग स्मार्ट? हम लोगों के तो आधार ही पता नहीं कौन कौन से हैं, हम तो पता नहीं किन किन आधारों पे ये करते हैं, वोट देते हैं, किन किन आधारों पे हम लोग अपनी राय बनाते हैं। आधार हमारे क्या होते हैं? धर्म। अरे मैं इसकी बात से कैसे एग्री हो सकती हूँ या हो सकता हूँ, ये तो उस धर्म का है भैया, ये तो उस जाति का है, इसकी बात से एग्री होगी तो मेरी तो जाति वाले नाराज हो जाएंगे। हमारे आधार ही अलग हैं और जब तक हमारे ऐसे आधार रहेंगे हम डेवलपमेंट के ऊपर जा ही नहीं सकते। सवाल ही नहीं पैदा होता डेवलपमेंट की सोचेंगे। पढ़े लिखे हम लोग। एनीवेज, आज फिनमिन का भाषण सुना उन्होंने, टू स्पर ग्रोथ एंड सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भर भारत के लिए 20 लाख करोड़ रुपए की जो प्रधानमंत्री जी ने योजना बनाई है उसका पहला चरण डिस्कस किया जो गरीबों के लिए था। ठीक है, पहला चरण, उसमें इन्होंने सबसे पहले 2014 से लेकर 2019 तक सरकार की जो उपलब्धियां थी वो सब गिनवाई। मैं ये सोच के भी थोड़ा सही रहती हूँ कि बहुत ज़्यादा सेल्फ प्रेज हो जाती है, बट इट्स ओके, फाइन, एवरी गवर्नमेंट डू इट। एनीवेज, छोड़ते हैं ऐसे। उसके बाद उन्होंने एमएसएमई, मध्यम सूक्ष्म लघु कुटीर उद्योग के ऊपर 6 स्टेप्स लिए हैं।
जो 6 स्टेप्स लिए उनमें से 2 हैं ईपीएफ के ऊपर, 2 हैं एनबी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड एमएफआईज के ऊपर, एक डिस्कॉम के ऊपर, एक कॉन्ट्रैक्टर्स के ऊपर, एक रियल एस्टेट के ऊपर, और 3 है टैक्स मेजर्स। बहुत ही संक्षिप्त में आ जाती हूँ, बहुत बड़ा हो रहा है। संक्षिप्त में एमएसएमईज को, स्टैंडर्ड एमएसएमईज को 3 लाख करोड़ रुपए दिए हैं। अब ये जो नोट करने वाली बात है, 3 लाख करोड़ रुपए बिना गारंटी का लोन दिया जाएगा। बिना गारंटी का लोन, आप समझ रहे हैं? बिना गारंटी का वाली लाइन लगाते क्या होगा कि अगर इस लोन की वापसी नहीं हुई तो एनपीए में चला जाएगा, एनपीए में चला गया तो वो खत्म हो गया, बस। सरकार ने तो पहले ही कहा था बिना गारंटी का लोन दिया जाएगा। दूसरी चीज, 20,000 करोड़ रुपए सबऑर्डिनेट डेट प्रोविजन के अंतर्गत एनपीए और स्ट्रेस्ड एमएसएमई को दिए जाएंगे। मतलब जो एनपीए ऑलरेडी हो चुके हैं और जो स्ट्रेस्ड हैं 20,000 करोड़ रुपए उन्हें दिए जाएंगे। ये भी देखिए, 50,000 करोड़ रुपए इक्विटी एमएसएमई उनको दिए जाएंगे जो पोटेंशियली अच्छे हैं और वायबल हैं। इसकी मैं सराहना करती हूं, ठीक है। तो तकरीबन 3,70,000 करोड़ रुपए एमएसएमई को दे दिए गए, छोटे उद्योगपतियों को, ठीक। अब यहां पे गरीबों का क्या? गरीब कौन है? मजदूर। आपने उद्योगपतियों को तो 3,70,000 करोड़ रुपए दे दिए, लेकिन उनके हाथ में आपने लेबर रिफॉर्म्स के नाम पर शोषण करने का वो हथियार भी दे दिया कि तुम चाहे 100 रुपए में काम करो, तुम चाहे 50 रुपए में काम करो, तुम चाहे 10 रुपए में काम करो, तुम्हें इतने पैसे मिल गए। तो गरीब का इसमें कहां से क्या फायदा हुआ? मजदूर की जेब में क्या गया? दूसरी चीज, एमएसएमई की डेफिनेशन बदल दी, वेरी नाइस, बहुत जरूरत थी इस चीज की, इसकी मैं सराहना करती हूं। इसके बाद जो 20 लाख करोड़ का जो कल साहब प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 20 लाख करोड़ रुपए 2020 में दिए जाएंगे, उसका पूरा विवरण दूंगी मैं। प्रधानमंत्री जी ने उससे पहले बोला कि पूरी लाइन उनकी ये थी कि जो आरबीआई की लिक्विडिटी पहले दी जा चुकी है और 1,70,000 करोड़ का लोन दिया जा चुका है, उसको मिलाकर 20 लाख करोड़ रुपए दिए जाएंगे 2020 में। अब इसका पूरा विश्लेषण ये है, 1,70,000 करोड़ रुपए जो रिलीफ पैकेज मिला था ना गरीब कल्याण योजना के तहत, उसमें से 70,000 करोड़ रुपए पुराने थे, उसको लेकिन 1,70,000 करोड़ रुपए बना के नया दिखाया गया। पुराने कौन से थे मैं बताती हूँ। 10,000 करोड़ रुपए नरेगा के एडिशनल थे, वो इसमें से थे, बजट में से थे, या नरेगा के एडिशनल लिख रखा था उसमें से थे, वो अलग है। दूसरा 34,000 करोड़ रुपए समथिंग डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट फंड के लिए थे, और बाकी बचते इंश्योरेंस कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वगैरह के लिए थे। तो ये पुराने थे, लेकिन इसको नया बना के पेश किया गया। 20 लाख करोड़ रुपए में से भी मैं बताती हूँ पुराने कितने हैं और जिनको नया बना के पेश किया जा रहा है। पहला, 8 लाख करोड़ रुपए आरबीआई ऑलरेडी लिक्विडिटी में डाल चुका है। 8 लाख करोड़ रुपए डाल चुका है, तो 20 लाख में से सीधा 8 लाख घटा दो, कितने बचे? 12 लाख करोड़ रुपए। फिर फ्रैंकलिन टेम्पल्टन वगैरह कोलैप्स हो गए थे म्यूचुअल फंड्स, उसमें भी आरबीआई 50,000 करोड़ रुपए दे चुका है, तो कितने बचे? लेकिन उसका 5% ही यूज किया है, तो कोई बात नहीं, 50,000 करोड़ रुपए कितने बचे? 11,50,000, 12 लाख ही लगा के चलते हैं। चलिए, एमएसएमई में आज 5 लाख करोड़ रुपए के करीब दे दिए गए हैं, उसका मैं विवरण पूरा देती हूँ। एमएसएमई तीनों, एनपीए वगैरह सब मिला के। उसके बाद ईपीएफ को 10,000 करोड़ रुपए जिसकी जरूरत नहीं थी, भविष्य में यूज होने वाले हैं वो तो। उसके बाद बिजली के डिस्कॉम्स को 90,000 करोड़ रुपए, और उसके बाद एनबीएफसी और एमएफआईज को 30,000 करोड़ रुपए, जो टोटल बनता है 5 लाख करोड़ रुपए के करीब, 5 लाख करोड़ रुपए। तो इसमें से 5 लाख करोड़ भी घटा दो। 8 लाख हमने पहले घटा दिए थे, 12 में से हम 5 और घटा देते हैं, कितने बचे? सॉरी, एक और 8 लाख करोड़ रुपए प्लस 5 लाख करोड़ रुपए एमएसएमई 70,000 करोड़ का ऑलरेडी रिलीफ पैकेज दे चुके थे, तो ये टोटल हुए 14,70,000 करोड़। 20 लाख में से 14,70,000 करोड़ घटाइए तो बचते हैं 5,30,000 करोड़। तो कल जो इफेक्टिव
कल जो इफेक्टिव घोषणा हुई है वो 5,30,000 करोड़ की हुई है, ना कि 20 लाख करोड़ की। ये 20 लाख करोड़ रुपए पूरा अब तक का दिया जा चुका है, 8 लाख करोड़ रुपए, जिसमें आरबीआई की लिक्विडिटी है सीधी सीधी, जिसे हम समझ नहीं रहे हैं, जिसे बहुत सारे लोग यहाँ पे नहीं समझ पाएंगे। मुझे पता है मेरे खिलाफ बहुत ज़्यादा चीज़ें आ जाएंगी, यहाँ पे बोलने लग जाएंगे लोग कि तू तो ये है। एक तो मुझे ये नहीं समझ में आता कि मैंने कौन सी कांग्रेस ज्वाइन कर ली कि तुम लोग मुझे कांग्रेस ही बोलते हो। दूसरी चीज़, मैं बोलने लगती हूँ देशद्रोही या नेगेटिव पर्सन है तू, तो फैक्ट पे बात कीजिए ना। यदि आपके पास जवाब नहीं होता तो व्यक्तिगत टिप्पणी पता है कौन करता है? जो असभ्य आदमी होता है, जो पढ़ा लिखा नहीं होता है, जो बिल्कुल मतलब उसने कुछ सीखा ही नहीं अपने जीवन में, अपने माता पिता से कुछ सीखा नहीं, अपनी परवरिश से कुछ सीखा नहीं, अपनी पढ़ाई से कुछ सीखा नहीं। यदि फैक्ट है तो उसे लिखिए, मैं उसकी इज्जत करूंगी। यदि असहमति है उसे लिखिए, मैं उसकी इज्जत करूंगी। लेकिन व्यक्तिगत टिप्पणी करेंगे तो मैं सीधा ब्लॉक करूंगी, क्योंकि मेरे अंदर इतनी एनर्जी नहीं रही कि मैं फालतू में यहाँ पे बहस करूं। तो ये मुझे कहना था, ये मैंने कहा है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी भाई, आखिरी में आप सब लोग ना आराम से बैठ के सोचिए कि जो भी सरकार कर रही है कोरोना के लिए, मैं भी पूरा समर्थन करती हूँ। यदि वो अच्छा करते हैं, यदि गरीब की जेब में कुछ जाता है, यदि मैं गरीबों की ऐसे फोटो ना देखूं कि वो बेचारे पैदल जा रहे हैं, किसी की सड़क पे मौत हो रही है, किसी की कोई सड़क के किनारे बेचारी बच्चे को जन्म देके फिर उसे अपने नवजात बच्चे को हाथ में उठा के 160 किलोमीटर चल रही है, या कोई आदमी बेंगलोर से अपनी बूढ़ी माँ 90 वर्षीय माँ को साइकिल पे बिठा के और कोटा तक लेकर जा रहा है, राजस्थान तक लेकर जा रहा है। यदि ऐसे दृश्य ना देखें ना हम लोग, या रेल की पटरी पे रोटियां बिखरी पड़ी हैं और लाशें बिखरी पड़ी हैं और खून बिखरा पड़ा है, ये चीजें ना देखें, यदि इनके लिए पहले ही चीजें कर दी होती, 20 लाख करोड़ रुपए अब रिलीज किए ना आपने, इनके लिए मुफ्त ट्रेनें चला देते आप, शुरू में पहले ही चला देते आप। पहले आपने इनसे पैसे ले लिए, फिर विपक्ष ने मुद्दा उठा लिया तो आपने फिर इसे फ्री किया। आप शुरू में कर देते। यदि ये चीजें पहले हो जाती तो विश्वास बढ़ता है किसानों का, किसानों के लिए इतनी किसान निधि, सब कुछ, सारा कुछ बढ़िया। जिन किसानों की फसलें नष्ट होगी वो बेचारे धक्के खाते फिर रहे हैं, उनकी फसलों के मुआवजे, मुआयने, उनका क्या? ये जो ऑनलाइन ई खरीद का सिस्टम स्टार्ट कर दिया, कहा था 72 घंटों में उनके खातों में चले जाएंगे पैसे, उनके पैसे अब तक नहीं आए, 10-10 दिन गुजर चुके हैं। बातों से बड़े किसको मिले पैसे? उद्योगपतियों को मिले, डिस्कॉम कंपनीज को मिले, इलेक्ट्रिसिटी जो देती हैं, एनबीएफसी को मिले, एमएफआई को मिले, और मजदूरों को क्या मिला? मजदूरों को मिला बंधुआगिरी, स्लेवरी। इसके खिलाफ हम बोलेंगे नहीं, और जो बोलेगा उसे हम जीने देंगे नहीं। उसको हम इतना गलत बोलेंगे, इतनी व्यक्तिगत टिप्पणी करेंगे कि उस इंसान को ये हो जाए कि इस फील्ड को तू छोड़ के चली जा, कोई जरूरत नहीं है बोलने की। पर मैं जाने वालों में से नहीं हूं, मैं बोलने वालों में से हूं, क्योंकि मैं अंदर से बहुत ज्यादा दुखी हो चुकी हूं। ऐसी इंसान हो गई हूं मैं कि मैं रिक्रूटमेंट प्रोसेस से हो चुकी थी। अब लोग बोलते हैं कि आप मैडम HSSC और HPSC के मुद्दे छोड़ के इस साइड जा रही हो, आपको तो पॉलिटिक्स ज्वाइन करनी है, आपको तो सरपंची का इलेक्शन लड़ना है, आपको तो पता नहीं क्या करना है। इतनी व्यक्तिगत टिप्पणियां अच्छी लगती हैं क्या? मत किया करो ऐसा। क्यों बोलती हूँ मैं ऐसा? यदि मीडिया इसको कवर कर लेता, यदि अखबार इसको कवर कर लेता तो मुझे बोलने की जरूरत ना होती। लेकिन एक जागरूक इंसान होने के कारण, क्योंकि मेरी थोड़ी सी रीच है, 4 लोग मुझे सुन लेते हैं, इसलिए मैं इसे अपनी ड्यूटी समझती हूं कि मुझे ये चीज बोलनी चाहिए सबके सामने आके। राइट? सिर्फ एक जागरूक इंसान, मुझे लगता है जागरूकता फैलानी चाहिए। ये मेरी सोशल सर्विस है, मेरे एंगल पे, मेरे साइड से, कि मैं अगर ऑफिसर नहीं बन पाई और मैं समाज को कुछ दे नहीं पाई, तो यही मेरा तरीका है समाज को देने का। एनीवेज, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, आपने मुझे इतने ध्यान से सुना।
यदि किसी के कोई सवाल हैं तो मैं ले लेती हूँ। आगे मैं रिक्रूटमेंट के ऊपर ही बात करने वाली हूँ, क्योंकि 3-4 मुद्दे इकट्ठे हो चुके हैं बहुत बड़े बड़े, लेकिन बीच बीच में ये जो सरकार की नीतियाँ आ जाती है फिर मुझे लगता है कि इसके ऊपर आके बोलना चाहिए, तो मैं फिर बोलती हूँ। बट 3-4 अब मेरे पास रिक्रूटमेंट के इशूज़ हैं, बहुत अच्छे वाले हैं, तो उसके ऊपर मुझे बोलना पड़ेगा, तो उसके लिए मैं जल्दी लाइव आऊँगी 3-4 दिन में। अमित लांबा जी, वी सपोर्ट यू मैम, थैंक यू वेरी मच सर। सुमीर सिंह राजपुरोहित जी, गवर्नमेंट बिल्डिंग प्रेशर ऑन बैंक्स ओनली फॉर रिच कम्युनिटी एंड कंपनी, इट्स ट्रू। रविकांत, रोटी देने का समय है वो भी छीन लो सरकार, दिख तो कुछ ऐसा ही रहा है। श्याम सुंदर सैनी, गुड, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।